हेलो दोस्तों, मैं किरण दुबे ड्रीम आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल से मेरी बीपीएससी स्पेशल की क्लास चल रही है क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और ये क्लास चलाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कुछ नया पढ़ाऊँ। मैंने आपको कल की क्लास में ये बताया था कि जो आपने अभी तक पढ़ लिया है, उसको आप किस तरह से रिवाइज़ करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम के जो लास्ट समय में अंतिम दिनों में अगर हम पढ़े हुए सब्जेक्ट को पढ़े हुए टॉपिक्स को और अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है। आपने भी ऐसा देखा होगा कि जब हम एक ही चीज़ को बार बार रिवीजन करते हैं तो वो हमारे दिमाग में काफ़ी हद तक एक जगह जाकर फिक्स हो जाता है। तो यहाँ कल से जो क्लास मैंने स्टार्ट किया है बीपीएससी को लेकर, उस क्लास को स्टार्ट करने का मेरा मकसद पर्पस वही था, ठीक है? ताकि आपके जो एग्ज़ाम के लास्ट दिन जो चल रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें और बेहतर परिणाम हासिल कर सकें। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो आज का वीडियो मैं जो आज का वीडियो बना रही हूँ, वो जो वीडियो है स्पेशल जो करंट अफेयर टॉपिक्स है क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड तो होते हैं लेकिन करंट अफेयर में लगातार चर्चा में होते हैं और वहाँ से सवाल लगातार पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम चाहें तो तुक्केबाजी भी आसानी से कर लें। एक टॉपिक को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको कितने प्रकार से हम जान सकते हैं, ठीक है? और यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे कि वो टॉपिक किस प्रकार से हमारे एग्ज़ाम में फ्रूटफुल हो सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज का जो मेरा वीडियो है वो है बीपीएससी को लेकर करंट अफेयर टॉपिक्स यानी ट्रिक्स, जो कि मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आपको ट्रिक्स को फ़ॉलो करना है, ठीक है? अगर आपने उस टॉपिक्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आप काफ़ी हद तक उस टॉपिक से कोरिलेट किए हर एक चीज़ के बारे में जानकारी रखते होंगे। हालाँकि पढ़ाई का यही मतलब होना भी चाहिए कि अगर हम जिस टॉपिक को उठा रहे हैं, उस टॉपिक से कोरिलेट हर एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए। इस तरीके से एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से निकलने की उम्मीद रहती है। हालाँकि कम समय है तो एग्ज़ाम में कम समय है तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी और इस टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए आइए चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्टार्ट करते हैं कि आज का जो हमारा वीडियो है वो कहाँ से हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहला चीज़ अगर आप देखे होंगे या फिर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टच में रहे होंगे तो आपको ऐसा देखने को मिला होगा कि बीपीएससी के क्वेश्चन में जो गंगा नदी टॉपिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है क्योंकि गंगा जो है बिहार की सबसे प्रसिद्ध नदी है, ठीक है? तो गंगा नदी से हो सकता है कि मैं ऐसा नहीं कह रही कि गंगा नदी से ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि गंगा नदी से क्वेश्चन आ जाए। पहला चीज़ कि गंगा नदी अब यहाँ आपको एक चीज़ ये याद रखना होगा कि जो गंगा नदी है इसमें 2-3 चीज़ आपको याद रखने होंगे। मैं आपको बस गाइड कर रही हूँ ताकि आप अभी समय जो भी आपके पास बचे हुए हैं उसमें आप काफ़ी तेज़ी से और अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज़्ड अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक्स को कर सकें। तो अगर मान लीजिए कोई टॉपिक्स है, जैसे हमने लिया गंगा नदी, ये हमेशा चर्चा में बना रहता है, ठीक है? अभी कुछ दिन पहले गंगा नदी दूषित होने के चलते चर्चा में बनी हुई थी। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है स्टैटिक पोर्शन होने के साथ-साथ करंट अफेयर के टच में भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि अगर गंगा नदी से क्वेश्चन बने तो किस-किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो जो पहला चीज़ है कि अगर क्वेश्चन बने तो सबसे पहले तो गंगा नदी के लिए ये क्वेश्चन सबसे ये रहेगा कि ये कहाँ से कहाँ तक बहती है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसका उद्गम कहाँ से होता है?
ये बिहार के किस किस जिलों से होकर गुजरती है, साथ ही जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी लंबाई। जैसा कि आपको पता होगा कि 445 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, ठीक है। तो ये जो रही बात कि अगर हम गंगा नदी टॉपिक को उठा रहे हैं तो हमें इतनी बातों का ध्यान रखना होगा। अगर हम इतनी बातों का ध्यान रख रहे हैं, अगर इस गंगा नदी टॉपिक से अगर क्वेश्चन बना के अगर हम अच्छे से इसको रिवाइज कर लेते हैं तो इस टॉपिक से आने वाले किसी भी क्वेश्चन में आप अगर उसका आंसर नहीं भी अगर आपको आता होगा तो आप तुक्केबाजी 100 में 90% तो आसानी से ही कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ इस टॉपिक को बताने का मेरा मेन पर्पस यही था, हालांकि आप लोग समझ भी गए होंगे। तो एक तो टॉपिक हो गया गंगा नदी, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ से कहाँ तक बहती है, कहने का मतलब कि ये किस जिले से होकर किस जिले तक बहती है, इसका लास्ट जो बहाव है वो किस जिले तक है, किस जिले से निकलती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये बक्सर से निकलती है, बक्सर के चौसा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बक्सर के चौसा से, चौसा जिले से होकर बहती है, ठीक है। ये हमने यहाँ जाना, हो सकता है कि ऑप्शन में बक्सर नहीं दे के चौसा जिला दे दे, ठीक है। तो इन छोटे छोटे बातों को आपको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि अगर आपने बहुत कुछ पढ़ा है और ये चौसा जिला जैसे एक छोटा सा जिला का नाम है, ठीक है, बक्सर का ही एक जिला है, अगर ये आपको नहीं पता है तो आप ठीक से तुक्केबाजी नहीं कर पाएंगे। तो तुक्केबाजी करने का मतलब है कि उस टॉपिक से रिलेटेड आप अधिक से अधिक चीज़ें जान सकें, रिवाइज कर सकें, ताकि आपको तुक्केबाजी में कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं कि आगे इसके आगे और कौन कौन सा टॉपिक है। यहाँ हमारा जो दूसरा टॉपिक है जो मैंने गंगा नदी के बाद लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है और बिहार में होने के नाते ये जो अभ्यारण्य है गौतम बुद्ध के नाम पे, ये जो अभ्यारण्य है हमेशा चर्चा में रहता है। हालांकि ये बहुत ट्रेडिशनल है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी इस तरह के भी सवाल बीपीएससी में पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि बिहार में जो गौतम बुद्ध का जो स्थान है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित स्थान है, ठीक है। तो इस व्यू से ये जो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं और तुक्केबाजी आसानी से हो जाए। हमारा यहाँ जानने का मेन पर्पस है, क्योंकि अब समय कम है, अगर हम पढ़ने बैठेंगे कुछ नया तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमने पहले पढ़ चुका होगा तो वो चीज़ भी दिमाग से निकल जाने की संभावना बनी रहती है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमने अभी तक पढ़ लिया है उसको एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से रिवाइज्ड करने का ये बहुत गंभीर समय है, क्योंकि समय काफ़ी कम है बच्चों के पास और एग्ज़ाम का प्रेशर तो रहता ही, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो उस हिसाब से मैंने आपको यहाँ बताया है कि कौन सा टॉपिक किस किस तरह से चर्चा में रह सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो ये जो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है इसमें हम ये जानेंगे, पहला चीज़ ये हमें पढ़ना है, इसमें रिवाइज्ड करना है आपको कि ये किस जिले से होकर गुजर, किस जिले में स्थित है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। कभी कभी छोटे एग्जामों में जैसे स्टेट पीसीएस वगैरह में, जैसे कि हम बीपीएससी की बात कर रहे हैं, तो स्थापना वर्ष वगैरह पूछ लिया जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। ये दो क्वेश्चन इससे निकल के सामने आते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आप सभी को पता होगा कि गया जिले में स्थित है, ठीक है। पहला चीज कि गया जिले में स्थित है, जो कि बिहार का ही एक जिला है, ठीक है। दूसरा
कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ये चीज़ भी आपकी जानकारी में रहनी चाहिए। तो हालाँकि अगर आपको पता होगा तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता होगा तो आप ये जान लें कि इसकी स्थापना 1976 में की गई थी, ठीक है? तो ये टॉपिक गंगा नदी के बाद जो मैंने आपको दूसरा ये टॉपिक बताया कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है, ठीक है? इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर ये आता है कि ये किस जिले में स्थित है तो आप ये सीधे बता सकते हैं कि गया जिला। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगा तो आप तुक्केबाजी बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है? चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारा कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है भीम बांध भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भीम बांध जो वन्य जीव अभयारण्य है, सबसे पहली बात कि ये बिहार में ही स्थित है, ठीक है? अब ये बात यहाँ आती है कि बिहार में तो स्थित है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि बिहार के किस जिले में स्थित है तो यहाँ आके आपका प्रश्न उलझ जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये मैप सेक्शन का प्रश्न है और मैप पे आपको पता ही होगा कि मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हर साल हर एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है? करीब मैप सेक्शन से 3-4 सवाल होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, किसी भी तरह का स्टेट पीसीएस हो, मैप सेक्शन से सवाल आते ही आते हैं। तो जो भी मैंने आपको बताया है वो सभी मैप सेक्शन के सवाल हैं, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि आपको मैप सेक्शन पे भी उतना ही पकड़ बनाना है, क्योंकि इससे ये होता है कि आपको उसके आस-पास के एरिया पे भी आपकी पकड़ जो है वो मजबूत हो जाती है। तो हमने आपको बताया कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो है वो बिहार में स्थित है, लेकिन बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये आप जान लें, जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप जान लें, कहीं हो सकता है कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन जाए, ठीक है? तो तुक्केबाजी करने में तो मदद आएगी। तो भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो है वो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, ठीक है? बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। अब आप यहाँ मुंगेर जिले से संबंधित जो भी उसके आसपास के लोकेशन हैं उस पे आप एक बार फिर से मैप का बुक निकाल कर आप उसके आसपास के जो भी एरियाज हैं उस पे आप फोकस करेंगे एक बार, बहुत सरसरी नज़र से आप एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको वो चीज़ दिमाग में उतर जाएगी, ठीक है? अगला हमारा टॉपिक है नकटी डैम वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है? नकटी डैम वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है? अब ये बात आती है कि ये भी मैथ सेक्शन वाला प्रश्न है, तो नकटी डैम वन्य जीव अभयारण्य अगर इससे स्टेटमेंट बना दिया जाए कि ये बिहार के फौला जिले में स्थित है, तो भाई किस जिले में स्थित है आपको पता होना चाहिए कि नकटी डैम वन्य जीव अभयारण्य जो है वो किस जिले में स्थित है। आपको लोकेशन पे कैप्चर यानी आपको लोकेशन पे बिल्कुल फोकस रहना होगा, ताकि अगर कहीं से क्वेश्चन कोई बनता है तो आप फटाफट उसको लोकेट अपने माइंड में कर सकें, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम में आपके सामने तो एटलस रहेगा नहीं, मोबाइल रहेगा नहीं, तो आप अपने माइंड मेकअप कर सकें एटलस को लेकर, ठीक है? आपका एटलस पे इतना मजबूत पकड़ होना चाहिए। तो नकटी डैम वन्य जीव अभयारण्य अगर आप सभी को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि नकटी डैम वन्य जीव अभयारण्य जो है वो बिहार के
जमुई में स्थित है। ठीक है, बिहार के जमुई में स्थित है और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। ठीक है, यहाँ आपको दो चीज़ पता चल गया नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। एक तो ये बिहार के जमुई में स्थित है और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। ठीक है, आप सभी ध्यान दे रहे होंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बिहार से रिलेटेड है, और ये क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है और हमेशा चर्चा में बना रहता है, इसलिए एग्ज़ाम में आने की ये पूरी संभावना जताई जा रही है। ठीक है, देखते हैं कि अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म निकल के आता है जो कि सभी को पता रहने चाहिए और यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी 100 या फिर 150 क्वेश्चन जो भी आते हैं वो टोटल के टोटल टफ नहीं होते हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी इजी होते हैं और उस समय ध्यान आता है कि इसके बारे में भी हमें जानकारी रखनी चाहिए थी और उस समय एग्ज़ाम में हमें अफसोस होता है। ठीक है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम जो अगला टॉपिक ले रहे हैं वो बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता हो सकता है कि बहुतों को नहीं पता हो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम बड़े चीज़ों को पढ़ने के चक्कर में छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं जिसका खामियाजा हमें एग्ज़ाम में भुगतना पड़ता है। तो यहाँ मैंने आपको पूछा है कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है। ठीक है, क्या है बिहार का राजकीय चिन्ह? तो बोधि वृक्ष है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला हमारा जो टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है और सबसे बड़ी बात है कि ये हमेशा ही चर्चा में रहता है, वो है कोसी नदी। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि कोसी नदी जो है वो अपना मार्ग बदलने के लिए काफ़ी ज़्यादा कुख्यात मानी जाती है। अगर इस तरह के ऑप्शन आते हैं कि कोसी नदी जो है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। ठीक है, तो कौन सी नदी हो जाएगी? कोसी नदी हो जाएगी। ठीक है, कोसी नदी जो है वो अपना मार्ग बहुत तेजी से बदलती। साथ ही कोसी नदी के बारे में एक चीज़ आपको पता होगा कि जब नेपाल के द्वारा पानी कोसी नदी में छोड़ा जाता है, ठीक है, वो कोसी नदी के साथ साथ चारों तरफ एक बाढ़ का क्षेत्र बना देती है और वो जो कोसी नदी है, कोसी नदी से होते हुए बाढ़ हमारे बिहार में प्रवेश करती है। बिहार के कई जिले जो हैं बाढ़ प्लावित हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि मान लीजिए जब चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा तो जो भी तबके हैं वो पानी में बह जाएंगे और लोगों के जो रहने का शरण स्थल है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इस कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है, बिहार का शोक भी कहते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई छोटी मोटी कुछ टॉपिक्स की। अब जो मैं टॉपिक्स ले रही हूँ वो है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है गोगाबिल पक्षी विहार। ठीक है, गोगाबिल पक्षी विहार को जानने का एक जो मेन मकसद था कि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ था और इसको लेकर दो चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा मस्ट है।
एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है? तो इसको जान लेना, अगर आप जान रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जान रहे हैं तो जान लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो सबसे पहली बात कि जो गूगल बिल जो पक्षी विहार है, उसको राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है? किया गया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और इसे आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है? साथ ही इसकी जो दूसरी जानकारी है कि गूगाबिल पक्षी विहार जो है वो बिहार राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, यानी बिहार राज्य की सबसे बड़ी वेटलैंड स्थल इसको माना गया है। बिहार राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमियों में से एक माना गया है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि गूगाबिल पक्षी विहार जो है वो कटिहार के पास ही स्थित है, यानी कटिहार के पूर्वी क्षेत्र के पास स्थित है। इसको आप मैप में लोकेट कर लेंगे, ठीक है? तो ये जो कुछ टॉपिक मैंने आपको बताया वो हमेशा से चर्चा में रहते हैं और उसके बारे में हम बार बार पढ़ते हैं, फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि उस पे जो उसके आसपास के जो एरियाज हैं उस पे हमारी पकड़ जो है वो स्ट्रांग नहीं हो पाती है। इस व्यू से मैंने आपको ये बताया कि 4-5 टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि इस टॉपिक को आप एक बार फिर से मेरे साथ साथ रिवीजन कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से तुक्केबाजी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन का आंसर आए आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी तुक्केबाजी भी काम आ जाती है। तो ठीक है, तो इसी बात के साथ आज का जो ये वीडियो है हम यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके लिए लाऊंगी। साथ ही उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि किस तरह से तुक्केबाजी किया जाए, किस तरह से आसानी से उस टॉपिक के बारे में जाना जाए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल के एक नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू। ठीक है।